नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके एजुकेशन पॉइंट्स राज में। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जो आपका नया बैच है आपका एएलपी टेक्नीशियन का, उसके लिहाज से यहाँ पे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन की श्रृंखला चलाई जाएगी, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो, इसके अलावा जो भी आपके मोस्ट क्वेश्चंस हैं वो, और साथ साथ में इनकी डिटेल्स वो सब की सब यहाँ पे कराई जाएगी। ये क्लासेस आपकी ज़रूरी नहीं कि आपकी एएलपी टेक्नीशियन के लिए बनाई गई है, बल्कि इसके अलावा और भी आपके ऑल गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जैसे डीआरडीओ, यूपीपीसीएल, जेवीएनएल, लाइनमैन, मेट्रो, इसरो, पीडब्ल्यूडी, यानी कि गेल, भेल, यानी कि जितने भी आपके गवर्नमेंट सेक्टर हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो टेक्निकल थ्योरी की बात करें, वो सब के सब यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। ओके, तो आपको एएलपी टेक्नीशियन को ध्यान में रखते हुए ये बैच आपका स्टार्ट हो ही रहा है। साथ साथ में और भी गवर्नमेंट की आपकी जॉब्स हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल टेक्निकल आपको पढ़ाया जाएगा, या टेक्निकल की जो भी क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिकल के आते हैं उसके लिए भी आपकी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिकल का पोर्शन तो वो सब जगह एक ही रहता है ना। ये जरूर थोड़ी कि आपका जो एएलपी टेक्नीशियन में जो आपके इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन आए थे वो आपके अगले यानी कि लाइनमैन की जो वैकेंसी उसमें नहीं आएंगे, या डीआरडीओ की वैकेंसी उसमें नहीं आएंगे। वो सब जगह एक ही रहता है ना पैटर्न। बस फ़र्क पड़ता है कि आपकी मानसिकता होती है कि किस टाइप से कौन सा बैच स्टार्ट किया जा रहा है। ओके, तो आपको है ना, ऑल गवर्नमेंट के पर्पज़ के हिसाब से ये आपकी क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ में जो आपके एएलपी और टेक्नीशियन है इसके इलाज से, इसके हिसाब से तो बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी जब तक कि आपकी एग्जाम ना हो जाए तब तक। तो जो चैनल पर नए हैं और तैयारी अच्छी मजबूती से करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखना, और बेल आइकन को दबा के रखना, जैसे कि आपको और भी जो नोटिफिकेशन जैसी मैं इस वीडियो को अपलोड करता हूँ आपको यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो मैं इसकी पूरी डिटेल्स भी बताऊंगा आपके क्वेश्चन के बारे में, और एमसीक्यू आपकी श्रृंखला चल रही है। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो कि इसके बारे में क्या है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, और अपने साथियों को भी जोड़ देना, जो भी आपके नए नए आपके साथी हैं जो एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहते हैं। और तो इस बैच को मैंने अब नया स्टार्टिंग से ही फ्री ऑफ कॉस्ट चालू किया है। आपको कोई भी पैसा यहाँ पे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जब तक इस चैनल आप चलेगा जब तक आपको पूरी पूरी कंप्लीट तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से करा दी जाएगी। ठीक है, एएलपी टेक्नीशियन में आपका ये दावा है कि आप अपने जब भी टेक्निकल का जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें आप अच्छे मार्क्स से पास हो पाओगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। अगर मैं बात करूँ आपको अमीटर को विद्युत प्रपथ के साथ किस क्रम में लगाया जाता है। अगर इसमें ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन ए समांतर क्रम में, ऑप्शन बी श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी मिश्रित क्रम में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या है आपका। तो इसका राइट आंसर आपका है अमीटर को विद्युत प्रपथ के साथ किस क्रम में लगाते हैं, ऑप्शन बी, यानी कि श्रेणी क्रम में। आपको पता है कि आपका अमीटर को अपन जो विद्युत प्रपथ होता है उसके श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अमीटर विशेष रूप से करता है क्या है, आपका अमीटर है ना वो क्या करता है, आपका धारा को मेजरमेंट करने के काम आता है। किसका, धारा को मापने के काम आता है। ओके, और ये हमेशा किसी विद्युत प्रपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, अच्छा, और बात करें आपकी समांतर क्रम में किसको किसको लगाते हैं, तो समांतर क्रम में आपको वोल्ट मीटर को लगाया जाता है। किसको, वोल्ट मीटर को लगाया जाता है। और वोल्ट मीटर करता है क्या, आपका वोल्टेज का मापन करता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अब मैं बात करूं आपके जो घर घर होते हैं, यानी कि अपने जो घर होते हैं उसमें जो सप्लाई आती है, और उस सप्लाई के साथ साथ में जो अपने जो उपकरण जुड़े रहते हैं, जैसे पंखा, फैन, कूलर, है ना, एसी, आपका फ्रिज, इस सब के सब जो भी उपकरण जुड़े रहते हैं, आपके घरेलू उपकरण जुड़े रहते हैं, वो सब के सब आपके समांतर क्रम में लगे रहते हैं। ठीक है, अच्छा, समांतर क्रम में होता है क्या है, आपका समांतर क्रम में क्या होता है, आपकी जो धारा का मान है वो तो कैसे रहेगा, आपका अलग अलग रहता है, लेकिन जो आपका वोल्टेज का मान है वो आपका क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो अपने घर के जो उपकरण होते हैं उनमें वो आपके उपकरण अलग अलग लोड के अलग अलग वाटेज के लगे रहते हैं, तो उसमें क्या है, वोल्टेज तो समान रहता है, लेकिन क्या है उसमें धारा का यानी कि लोड का मान क्या है उसमें अलग अलग रहता है, इसलिए उनको क्या पैरेलल में लगाया जाता है। इसके अलावा अपन इसलिए भी लगाते हैं कि अगर सपोज करो अपने इस मकान के अंदर से, अपने घर के अंदर से कोई एक उपकरण खराब हो जाए,
तो केवल उस उपकरण पर ही आपको इफेक्ट पड़े। ऐसा नहीं कि सारे उसकी वजह से सारे उपकरण आपके ठप्प हो जाए या बंद हो जाए, ठीक है। इसके लिए भी करते हैं, यानी कि एक एक के खराब हो जाने से बाकी की जो सेल बची है वो आपके सुचारू रूप से चलते रहते हैं। लेकिन स्टडी क्रम में ऐसा नहीं होता। अगर स्टडी क्रम में अगर आपने घरों के उपकरण लगा दिए, अगर एक खराब हो जाएगा तो उसके आगे वाले, उससे आगे के वाले सबके सब क्या होंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए अपन के घर के जो उपकरण होते हैं उसको अपन समान क्रम में लगाया जाता है। ओके, तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। धारा को कौन मापता है? तो देखो अभी सिंपल रूप से अपन पढ़ के आए थे, तो मैं बात करूँ इसका ऑप्शन की, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, अमीटर, फ्रिक्वेंसी मीटर। तो धारा को कौन मापता है आपका? वो आपका अमीटर नापता है। किसने नापता है? अमीटर, ठीक है। अमीटर को अपन किस क्रम में लगाते हैं? सप्लाई के सीडी क्रम में लगाते हैं, ठीक है, सबको पता है। इसके अलावा जो वोल्ट मीटर है वो क्या करता है? वो आपका वोल्टेज का मापन करता है, और इसे अपन सप्लाई के किस क्रम में लगाते हैं? इसे अपन सप्लाई के समांतर क्रम में लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, वाट मीटर क्या करता है आपका? वाट मीटर की बात करें आपका, तो वाट मीटर आपका है वो आपका शक्ति का मापन करता है, ठीक है। अच्छा, शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका? वाट होता है। क्या आपका? वाट आपका शक्ति का मात्रक होता है। फ्रीक्वेंसी मीटर की बात करें तो फ्रीक्वेंसी मीटर क्या करता है आपका? फ्रीक्वेंसी मीटर आपका आवृत्ति का मापन करता है, और आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो क्या रहता है आपका? हर्ट्स रहता है। क्या रहता है आपका? हर्ट्स रहता है, ठीक है। चलो, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? अमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, अमीटर को वोल्ट मीटर बनाने के लिए क्या किया जाता है? यानी कि आप, मेरे पास क्या है आपका अमीटर है, उसको मुझे क्या करना है? वोल्ट मीटर में बनाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, देखो अमीटर क्या होता है आपका? रेडियन में लगाते हैं, सबको पता है, और धारा का मेजरमेंट करता है। ओके, अब मुझे क्या करना है? मुझे वोल्ट मीटर बनाना है, लेकिन अपन को इतना पता होना चाहिए कि मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है ना वो आपका बहुत कम रहता है, यानी कि बहुत कम, यानी कि जीरो रहता है। क्या रहता है? जीरो। और जो वोल्ट मीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस रहता है वो कितना रहता है आपका? अनंत रहता है। कितना रहता है आपका? अनंत रहता है। अब मुझे अमीटर को वोल्ट मीटर बनाना है तो क्या करना चाहिए? मुझे अमीटर के सीडी क्रम में, यानी कि अमीटर के सीडी क्रम में क्या लगाना चाहिए? उच्च मान का प्रतिरोध लगाना चाहिए, और उस उच्च मान के प्रतिरोध को अपन क्या बोलते हैं? गुणक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गुणक। और बात करें, मैं इंग्लिश की बात करें तो क्या बोलते हैं उसको? मल्टीप्लायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मल्टीप्लायर बोला जाता है उसका, ठीक है। अच्छा, तो क्या करना चाहिए मुझे? मुझे अमीटर के सीडी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ना चाहिए। उस सरलीकरण क्रम में जुड़ेंगे तो उस अपन क्या, उच्च मान का प्रतिरोध को अपन क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर, और मल्टीप्लायर की हिंदी क्या आपके? गुणक। तो इसकी ऑप्शन की मैं बात करूं तो क्या है इसका? ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है, यानी कि श्रेणी क्रम में गुणक जोड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब जैसे ये तो हो गया अपना अमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे? अमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ेंगे, यानी कि गुणक जोड़ते हैं। अगर अपने पास क्या है? वोल्ट मीटर है। क्या आपका? वोल्ट मीटर है, और मुझे क्या करना है? वो अमीटर में चेंज करना है, यानी कि अमीटर को के अंदर मुझे बदलना है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए मुझे? तो अमीटर जो वोल्ट मीटर है ना, वोल्ट मीटर होता है, तो उस वोल्ट मीटर के क्या करना चाहिए? समांतर क्रम में, यानी कि समांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं, और उसे फिर क्या बोलते हैं? संट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? संट बोलते हैं। तो जब भी तुम्हें वोल्ट मीटर को अमीटर में बदलना है तो क्या करना चाहिए? निम्न मान का प्रतिरोध लगाते हैं वोल्ट मीटर के समांतर क्रम में, और उसे अपन क्या बोलते हैं? संट बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसे क्या है? राइट आंसर है, ठीक है। चलो अगला बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टैटिक विद्युत की खोज किसने की? स्टैटिक यानी कि स्थैतिक विद्युत की खोज किसने की? अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूं, ऑप्शन ए वोल्टा ने, ऑप्शन बी थेल्स ने, ऑप्शन सी फैराडे ने, ऑप्शन डी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो किसने करी इसकी खोज? बताओ इसको। देखो, इसकी खोज करी आपकी थैल्स ने। किसने करी? थैल्स ने, यानी कि थैल्स नामक वैज्ञानिक था, उसने स्थैतिक विद्युत की खोज करी थी। स्थैतिक विद्युत क्या होती है? यानी कि वह विद्युत जो वो वह विद्युत जो किसी उपयोगी कार्य करने के लिए सक्षम ना हो, यानी कि वह विद्युत जो किसी भी प्रकार का कोई भी उपयोगी कार्य ना करता हो, केवल दिखावटी रूप में होता है। जैसे घर्षण से उत्पन्न घर्षण से उत्पन्न जो विद्युत होती है वो कैसी आपकी? केवल आपकी है दिखावटी होती है, कोई भी इसका उपयोग नहीं होता, ठीक है। होता क्या है? थैल्स नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया था? थैलेस नामक वैज्ञानिक ने क्या था? घर्षण युक्त विद्युत की खोज करी थी, ठीक है। घर्षण युक्त विद्युत की खोज करी थी। अब वो किसने करी थी? वो आपकी, जैसे सपोज करो आपकी जो एवोनाइट की छड़ है, वो अपन क्या करते हैं? अपन एवोनाइट की छड़ को अपन जो आपका कपड़ा होता है आपका,
रेशम के कपड़े से अपन क्या है ना उसको जब घिसते हैं यानी कि रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है आपका स्थैतिक यानी कि घर्षण युक्त क्या है विद्युत उत्पन्न होती है। उससे क्या है उसका आवेश उसके अंदर चार्जिंग हो जाते हैं यानी कि आवेश उसके अंदर क्या है उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि स्थैतिक विद्युत की खोज किसने करी थी? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने करी थी। बात करें इसकी वोल्टा की, तो वोल्टा क्या है आपका, यानी कि वोल्टा की बात करें तो वोल्टा ने कैसे करी थी? आपकी जो बैटरी है ना, बैटरी की खोज किसने करी थी? वोल्टा ने करी थी। और साथ साथ में जो आपके केमिकल पदार्थ थे यानी कि जो रासायनिक पदार्थ थे उनके द्वारा उनके आपस में क्रिया करा के जो विद्युत का उत्पादन किया था, विद्युत की जिसने बनाई थी वो कौन था? आपका वोल्टा नामक वैज्ञानिक था। ठीक है, और जो आपकी बैटरी के माध्यम में कौन सी आपकी विद्युत होती है? रासायनिक ऊर्जा होगी। और उसके अंदर कौन सी विद्युत बनेगी? आपकी डीसी बनेगी। कौन सी? आपकी डीसी। ठीक है, तो वोल्टा ने क्या किया था? रासायनिक पदार्थों से विद्युत का निर्माण करने की खोज प्रणाली अपनाई थी यानी खोज करी थी इसने। बात करें फेराडे ने क्या किया था? फेराडे ने जो आपका जो वोल्टेज है यानी कि विद्युत है वो कैसे प्रोडक्शन करी? उसने करी थी चुंबकीय बल रेखाओं के अंदर किसी चालक को अपन घुमाते हैं तो चालक को घुमाने से क्या होगा? उस चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है, और चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है तो क्या होता है आपका? उसमें वोल्टेज का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का निर्माण होता है। यानी कि इसने चुंबकीय बल रेखाओं को काट कर विद्युत का निर्माण करवाया था। किसने? फैराडे ने करवाया था। ठीक है, अब बात करें किसकी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था? उसने किया था आकाशीय बिजली। क्या आकाशीय बिजली की खोज करी थी। किसने करी थी? आपकी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करी थी। ठीक है, इसके अलावा क्या है? जो तड़ित चालक होता है, क्या होता है? तड़ित चालक होता है, वो तड़ित चालक की भी खोज किसने करी थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करी थी। आकाशीय बिजली से बचने के लिए अपन घरों के अंदर क्या लगाते हैं? आपका लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लाइटनिंग अरेस्टर यानी कि तड़ित चालक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आपका लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, अरेस्टर लगाते हैं। ये आपका क्या है? तांबे का बना रहता है और त्रिशूल नुमा रहता है। कैसा होता है? त्रिशूल नुमा होता है। ओके, चलो अगला बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पे। विद्युत धारा प्रवाह का विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी कि ये पूछा कि आपकी विद्युत सप्लाई होती है उसका जो प्रवाह होता है वो किस ओर से किस ओर की ओर होता है। अगर मैं बात करूँ इसके ऑप्शन की, उच्च सिरे से निम्न सिरे की ओर, और निम्न निम्न सिरे से उच्च सिरे की ओर। ऑप्शन सी निम्न से मध्यम सिरे की ओर। ऑप्शन डी उच्च सिरे मध्यम सिरे की ओर। तो आपका विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है? वो हमेशा आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, यानी कि उच्च सिरे से निम्न सिरे की ओर होगा। ठीक है, सबको पता है। ये कौन सी अवधारणा है? ये आपकी पुरानी अवधारणा है। ठीक है, क्या होता है? पुरानी अवधारणा है, यानी कि जो पुरानी अवधारणा के अनुसार जो धारा का प्रवाह होता है वो हमेशा उच्च सिरे से निम्न सिरे की ओर होता है, यानी कि धनात्मक से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा क्या होता है? अब क्या है आजकल, क्या है? आधुनिक अवधारणा पूछता है, यानी कि आधुनिक अवधारणा यानी कि आधुनिक अवधारणा के अनुसार जो आपकी धारा की प्रवाह होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। ठीक है, यानी कि माइनस से प्लस की ओर। बात करें ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है। कैसे? जैसे सपोज करो अपना ये यहाँ पे क्या है? आपका ये से बैटरी है, उसमें आपके इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोड होते हैं आपके यहाँ पे, क्या होंगे? इलेक्ट्रोड होंगे। अब देखो ये इलेक्ट्रोड होंगे तो यहाँ पे क्या आपका आपका जो विद्युत अपघटन यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें आपको विद्युत अपघटन के माध्यम से जो आपके नेगेटिव सिरे हैं वो आपके क्या है? पॉजिटिव सिरे की ओर गमन करेंगे, और पॉजिटिव सिरे है वो आपके बाह्य प्रपथ में आपके नेगेटिव जो टर्मिनल है उसकी ओर गमन करेंगे। अगर मैं बात करूं कि बाह्य प्रपथ में यानी कि एक बैटरी है, अगर बैटरी को अपन देखें तो उसके बाह्य प्रपथ में क्या होता है? आपकी प्लस से माइनस की ओर क्या चलती है? आपकी धारा जाती है। अगर इसे अपन क्या बोल सकते हैं? इसे बोल सकते हैं कि आपकी धारा का प्रवाह पुरानी अवधारणा के अनुसार प्लस से माइनस की तरफ चल रहा है, यानी कि बाहर की तरफ कैसे चल रहा है? प्लस से माइनस की तरफ चल रहा है। जबकि अंदर क्या हो रहा है? अंदर की बात करें यानी कि बैटरी के अंदर क्या हो रहा है? आपका माइनस से क्या चल रहा है? वो प्लस की चल रहा है। इसे अपन बोलते हैं आधुनिक अवधारणा, यानी कि धारा का प्रवाह माइनस से प्लस की ओर चलना आधुनिक अवधारणा के अनुसार होता है। अब तुमसे क्या एग्जाम में इस तरह पूछ लेता है, अगर एग्जाम में इंडिकेट कर दिया गया कैसे कि आधुनिक अवधारणा के अनुसार धारा का प्रवाह किस ओर से किस ओर की ओर होता है, तब आपको उस कंडीशन में बताना है माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर चल रहा है। ठीक है, बोल दे वो कैसे?
आधुनिक अवधारणा के अनुसार। तो बताना आपको माइनस से प्लस की ओर। अगर नहीं बोलता है तो फिर आपको क्या करना है, आपको धारा की दशा प्लस से माइनस की ओर करना है, ठीक है। और प्लस से माइनस कैसे, आपकी पुरानी अवधारणा अनुसार है, ठीक है। जब तक वो ना बोल दे, जब तक वो आधुनिक अवधारणा ना बोले, तब तक आपको प्लस से माइनस ही आपको धारा बतानी है, ठीक है। जब वो बोल दे कि आधुनिक अवधारणा के अनुसार कैसी होती है, तब आपको माइनस से प्लस करनी है, ठीक है। चलो, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, इसका राइट आंसर आपका उच्च श्रेणी से निम्न श्रेणी की ओर, यानी कि क्या है, उच्च श्रेणी से निम्न श्रेणी की ओर। और ये किसके अकॉर्डिंग है, पुरानी अवधारणा के अनुसार, ठीक है। चलो अगला देखिए, इनमें से कौन सा प्राथमिक सेल है। ऑप्शन ए सिल्वर ऑक्साइड सेल, ऑप्शन बी निकिल आयरन सेल, ऑप्शन सी कैडमियम आयरन सेल, ऑप्शन डी लेड एसिड सेल। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, यानी कि सिल्वर ऑक्साइड सेल। अब देखो इसमें से क्या है, अपने को पता होना चाहिए कि प्राथमिक सेल कौन कौन से होते हैं और प्राथमिक सेल करते क्या है। देखो प्राथमिक सेल की बात करें अपन, तो प्राथमिक सेल क्या होता है आपके, यानी कि वे सेल जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, वो आपके प्राथमिक सेल कहलाते हैं। और प्राथमिक सेल की क्या विशेषता होती है, इनको केवल एक बार ही उपयोग में लाया जा सकता है, बार बार इनको उपयोग में नहीं लाया जा सकता। मतलब इनको एक बार ही आपको चार्ज किया जा सकता है और द्वारा चार्ज इनको नहीं किया जा सकता, वो अपन बोले जाते हैं प्राथमिक सेल बोलते हैं। इनको केवल यूज एंड थ्रो वाले सेल कहा जाता है, केवल यूज किया उसके बाद यूज होने के बाद इनको फेंक दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये होती कौन कौन सी हैं। ये आपके होते हैं आपके, जैसे मैं बात करूँ आपके VD LD और MS, ये आपकी ट्रिक है आपके। यानी कि V से क्या होगा, वोल्टिक सेल हो गया, क्या होगा, वोल्टिक सेल हो गया, ठीक है। अच्छा, D से क्या होगा, डेनियल सेल हो गया, क्या होगा, डेनियल सेल हो गया। L से क्या होगा, लैक्लांसी सेल हो गया। और D से क्या होगा, ड्राई सेल, यानी कि शुष्क सेल हो गया। M से क्या होगा आपका, M से होगा मरकरी सेल हो गया, क्या होगा, मरकरी सेल। एस से क्या हो गया, सिल्वर ऑक्साइड सेल हो गया। तो ये आपके 6 सेल हैं, वो कैसे आपके प्राथमिक सेल हैं, ठीक है। और प्राथमिक सेल कैसे होते हैं आपके, यानी कि उनको केवल एक बार ही चार्ज किया जा सकता है, बार बार चार्ज नहीं किया जा सकता, यानी कि ये रिचार्जेबल नहीं होते, ओके। अच्छा, बात करते हैं सेकंड सेल होता है आपका। सेकंड सेल कौन से होते हैं, द्वितीयक सेल होते हैं आपके, यानी कि इसे सेकेंडरी सेल बोलते हैं। सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल वो होते हैं जिनको एक बार उपयोग में लेने के बाद बार बार उपयोग में लिया जा सकता है, अर्थात वे सेल जिनको एक बार चार्जिंग करने के बाद दोबारा से चार्जिंग किया जा सके, उसे अपन क्या बोलते हैं, द्वितीयक सेल बोलते हैं, ठीक है। और द्वितीयक सेल कौन कौन से होते हैं आपके, वो आपके लेड एसिड सेल होते हैं आपके, यानी कि जितने आपको दिखाई दे रहे हैं बकाया, यानी कि ये तो अपना प्राइमरी सेल हो गया। इसके अलावा निकल आयरन सेल हो गया, कैडमियम सेल हो गया, कैडमियम आयरन सेल हो गया, लेड एसिड सेल हो गया, लिथियम सेल हो गया। ये सब कैसे आपके रिचार्जेबल है, यानी कि जिनको रिचार्ज किया जा सकता है वापस द्वारा, उसे अपन द्वितीयक सेल बोलते हैं। और ये सब के सब कैसे आपके सेकेंडरी सेल है, ठीक है। चलो आगे, तो इसका राइट आंसर क्या है, सिल्वर ऑक्साइड सेल इसका राइट आंसर है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वैद्युतिक अपघटन के नियम किसने दिए थे। ऑप्शन ए ओम ने, ऑप्शन बी फैराडे ने, ऑप्शन सी जे थॉमसन ने, ऑप्शन डी गोल्ड स्टीन ने। तो देखो वैद्युतिक अपघटन, तो वैद्युतिक अपघटन के नियम किसने दिए थे, वो दिए थे आपने फैराडे ने, यानी कि आपका बी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। फैराडे ने दिए थे। देखो अब जो वैद्युतिक अपघटन के नियम थे वो आपके सेल बैटरी के संदर्भ में किसने दिए थे, आपके फैराडे ने दिए थे, ठीक है। अच्छा, ओम ने क्या दिया था, ओम की बात करें तो ओम ने आपके क्या है, आपके वोल्टेज और रेजिस्टेंस और धारा, इन तीनों के बीच संबंध बताया था। उसने बोला था ओम ने कि कोई अपना एक चालक तार है, अगर उसके सिरों पर अपन क्या वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज सप्लाई दी जाए तो क्या होता है, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो क्या होता है, उसके सिरों पर जो उत्पन्न वोल्टेज है वो आपके उस सिरों के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। इस समानुपाती को चिन्ह को उठाऊंगा तो क्या लगेगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा आपका, क्या आएगा, कांस्टेंट, वो आपका क्या रहता है, आर होता है। तो VRI ये किसने दिया था, ओम ने नियम दिए थे। बात करें जे थॉमसन ने, तो जे थॉमसन ने क्या किया था, जे थॉमसन ने आपके इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, किसने करी थी, इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो आपका ऋणात्मक रहता है, आपका वो आपका 1.6 × 10⁻19 होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान की बात करें, इसका द्रव्यमान की बात करें तो आपका 9.1 × 10⁻31 आपका क्या रहता है, आपका द्रव्यमान रहता है इसका, ठीक है। अच्छा,
बात करें तो गोल्ड स्टेन ने क्या किया था, गोल्ड स्टेन ने आपकी प्रोटॉन की खोज करी थी। किसने करी थी? प्रोटॉन की खोज करी थी। और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो धनात्मक 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है। अच्छा, इसकी द्रव्यमान की बात करें, आपकी प्रोटॉन की द्रव्यमान की बात करें, वो आपका क्या रहता है 6.672 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है आपका। कितना होता है आपका? 27 kg होता है। कितना होता है आपका? 6.672 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है। अच्छा, तो ये अपना गोल्ड स्टैंड किया था। तो इसका राइट आंसर क्या था आपका? वैद्युत अपघटन के नियम किसने दिए थे? फैराडे ने। ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आपका, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए जनरेटर, ऑप्शन बी मोटर, ऑप्शन सी ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन डी एम्पलीफायर। तो इसका राइट आंसर क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है? वो आपका करता है जनरेटर। कौन करता है? जनरेटर। ठीक है। अच्छा, जनरेटर होता है वो किसके सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। किस पे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपका जो क्या करता है, इसके अंदर जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है क्या है, इसके अंदर क्या होता है कि जो भी अपना कोई चुंबकीय क्षेत्र होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अपना क्या करते हैं, कोई चालक को घुमाते हैं। क्या कहते हैं? चालक को अपन घुमाएंगे, तो चालक को अपन घुमाने से क्या होता है, चुंबकीय बल रेखा क्या होगी आपकी, छेदित होती है, यानी कटती हैं। तो उस चालक तार के सेकंड सिरे पर क्या होता है? विद्युत दबाव उत्पन्न हो जाता है। इसे अपन क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है। तो जनरेटर ये काम करता है। बात करें आपकी मोटर की, तो मोटर क्या है? मोटर आपके विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर काम करती है। किस पे? विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर काम करती है। और मोटर करती क्या है आपकी? मोटर इसका जस्ट उल्टा करती है। कैसे? जैसे जनरेटर अपना क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन चेंज करता है? वो आपकी करती है मोटर करती है। और मोटर का सिद्धांत क्या आपका, यानी कि मोटर आपकी सिद्धांत काम करती है। डीसी मोटर की बात करूँ आपका, तो डीसी मोटर की सिद्धांत का क्या आपका? विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर काम करती है। कौन करती है? डीसी मोटर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे जो बात हो रही है वो आपका जनरेटर की बात हो रही है, लेकिन कौन सा? डीसी की बात हो रही है। और जहाँ पे जो मोटर पर मैं बता रहा हूँ वो कौन सी बात हो रही है? डीसी मोटर की बात बता रहा हूँ। ठीक है। एसी की नहीं करा, आपकी एसी मोटर तो किस पे करती है? वो तो इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करती है, यानी कि प्रेरण के सिद्धांत पे काम करती है। जब बात करूँ आपकी एसी मोटर की, तो एसी मोटर आपकी किस पे काम करती है? इंडक्शन के सिद्धांत पर, यानी कि प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। जब बात करें किसकी? डीसी मोटर की, तो डीसी मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है। और काम क्या है इसका? विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करना। ठीक है। अच्छा, जनरेटर की जो क्षमता होती है वो किस में देते हैं अपन? किलोवाट में देते हैं। और जो मोटर की क्षमता होती है वो अपन किस में देते हैं? एचपी में, यानी कि हॉर्स पावर में देते हैं। हमें ये पता है कि एक एचपी बराबर कितनी होती है आपकी? एक एचपी बराबर आपका 735.5 वाट होता है। ठीक है। किसमें? मिट्टी प्रणाली के अंदर। और ब्रिटिश प्रणाली के अंदर अंदर क्या होता है आपका? ब्रिटिश प्रणाली के अंदर आपका एक एचपी बराबर आपका कितना होता है? आपका 746 वाट होता है। ठीक है। चलो, नेक्स्ट अपना क्या है आपका, अगर मैं बात करूँ इसी की, ट्रांसफार्मर क्या करता है आपका? ट्रांसफार्मर क्या करता है आपका? बस सीधी सी बात है, ट्रांसफार्मर का काम क्या है? एक परपथ की ऊर्जा को दूसरे परपथ में ट्रांसफर करता है। ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूँ इसका काम क्या है, यानी कि निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में और उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, इसके अलावा निम्न धारा को उच्च धारा में और उच्च धारा को निम्न धारा में परिवर्तित करने का काम आता है। और सीधी सीधी तौर पर क्या है, तो एक परपथ की ऊर्जा को दूसरे परपथ में ट्रांसफर करने के काम आता है। कौन करता है? ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर होता है, इसकी क्षमता अपन किस में देते हैं? केवीए में अपन देते हैं। किस में देते हैं? केवीए में। ठीक है। किलो वोल्ट एम्पियर में देते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि ट्रांसफार्मर किसी सिद्धांत पर काम करता है? वो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है। चलो आगे देखते हैं एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या करता है? ये अपना इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। ये क्या करता है? आपके लो सिग्नल को क्या करता है? लो सिग्नल को उच्च सिग्नल में चेंज करता है, यानी कि लो सिग्नल को उच्च सिग्नल में चेंज करने के काम कौन आता है आपका? वो आता है आपका एम्पलीफायर काम आता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट देते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते अपन। स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है? अगर मैं बात करूँ इसके ऑप्शन की, विद्युत धारा को एक दिशा करना, ऑप्शन बी एसी को डीसी में परिवर्तित करना, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो स्प्लिट रिंग है, इस स्प्लिट रिंग को अपन क्या बोलते हैं, इस स्प्लिट रिंग को अपन कम्यूटेटर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर बोले तो यानी कि हिंदी में बात करें तो दिक् परिवर्तक, क्या बोलते हैं इसको, दिक् परिवर्तित बोलते हैं। इसका काम क्या है, इसका काम है आपका एसी को डीसी में चेंज करना। यानी कि अगर मैं बात करूँ आपका जो स्प्लिट रिंग होती है, इसका काम क्या है, एसी टू डीसी में चेंज करना होता है, एसी टू डीसी में चेंज करना होता है। इसके अलावा क्या होता है, जो आपका एक धारा होती है यानी कि विद्युत धारा को एक दिशा करना, यानी कि यूनिडायरेक्शनल करना, तो ये भी काम है। यानी कि इसके दोनों ही काम होते हैं, यानी कि विद्युत धारा को एक दिशा करना और एसी को डीसी में चेंज करना, दोनों ही काम किससे होते हैं, आपके कम्यूटेटर के होते हैं। और कम्यूटेटर को अपन क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हो, स्प्लिट रिंग बोलते हैं। अच्छा, ये बना किसकी होती है, स्प्लिट रिंग यानी कि कम्यूटेटर बनी किसकी होती है, ये बनी होती है आपकी, ये बनती है हार्ड ड्रॉन कॉपर की, किसकी, हार्ड ड्रॉन कॉपर की बनी होती है। ठीक है, अगर हिंदी की बात करें तो कठोर कर्षित तांबा, कठोर कर्षित तांबा की ये बनी होती है। ठीक है, लगा कहाँ रहता है ये आपके आर्मेचर के ऊपर लगा रहता है। कहाँ लगा रहता है, आर्मेचर के ऊपर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका डीसी मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन ए विद्युत अपघटन के, ऑप्शन बी विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय खिंचाव के, ऑप्शन डी पारस्परिक प्रेरण के। तो देखो डीसी मोटर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डीसी मोटर। तो डीसी मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, यानी कि विद्युतीय चुंबकीय खिंचाव के, इसमें सिद्धांत पर काम करती है। अभी अपन डिस्कशन करके आए हैं। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है, आपकी जो डीसी मोटर करती क्या है, बस सीधी सी बात है, आपका डीसी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करती है। ठीक है, और इसका सिद्धांत क्या है, आपका विद्युतीय चुंबकीय खिंचाव का सिद्धांत है। बात करें इसके विद्युत अपघटन के नियम, यानी कि ये किसने दिए थे, ये फैराडे ने दिए थे, आपको पता है इसके बारे में। ठीक है, फैराडे ने दिए थे, किसके संदर्भ में, सेल और बैटरी के संदर्भ में दिए थे। और बात करें विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये कौन काम करता है, ये करता है आपका डीसी जनरेटर काम करता है। तो डीसी जनरेटर किसी सिद्धांत पर काम करता है, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। और डीसी जनरेटर करता है क्या, आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में चेंज करता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें आपको यहाँ पे पारस्परिक प्रेरण, यानी कि इसे बोलते हैं अन्योन प्रेरण, इसे बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में कौन काम करता है, वो ट्रांसफार्मर काम करता है। कौन करता है, ट्रांसफार्मर करता है। ठीक है, चलो तो इसका राइट आंसर क्या था, इसका राइट आंसर आपका विद्युतीय चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर। और डीसी मोटर की जो क्षमता दी जाती है वो आपकी एचपी में दी जाती है, सबको पता है। ठीक है, ठीक है, तो ओके गाइस, तो आपका ये थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई आपके आज के लिए, और 10th क्वेश्चन ही आपको कराइए। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो मैं और भी आपकी क्वेश्चन की श्रृंखला को बढ़ाते जाऊँगा, 10 से 15 करूँगा, 15 से 20 कर दूँगा। इस टाइप से आपके क्वेश्चन आपको चलते रहेंगे, जिससे कि जब आपकी एग्जाम आएगी तो उस टाइम तक आपको हम इसको लगभग आपको 1000 जो क्वेश्चन है उस श्रृंखला को पार कर लेंगे। ठीक है, वो आपकी अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही है, और फिर आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं और भी आपके क्वेश्चन को मोर ऐड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो को अगर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे कि उनको भी पता लग सके कि आपको ना फ्री ऑफ कॉस्ट में, किसी प्रकार की कोई कॉस्ट नहीं है, कोई भी आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में एएलपी और टेक्नीशियन की आपके यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है, जो इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो भी है आपकी ब्रांच वाले, चाहे वो थ्योरी वाले हों, चाहे डिप्लोमा वाले हों, चाहे बीटेक वाले हों, उनकी आपके यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो अभी आप इस चैनल से जुड़ जाएं, आपको बेधड़क आपकी तैयारी कराई जाएगी यहाँ पे। ठीक है, चलो तो आज के लिए वीडियो में इतना ही है, और चैनल को जरूर लाइक कर देना, साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके।